गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 2 नवंबर और आज का हम लोग एडिटोरिया के अंतर्गत बिहार स्पेशल देखेंगे। जैसा कि हम कल ही बताए थे कि आज जो है हम लोग चेरो वंश करेंगे, उसके बाद मुगल वंश करेंगे। तो चेरो वंश की बात करें तो ये पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों के उदय की ये परिणति थी। उन्हीं उदयों में ये चेरो राज्य था। चेरो राज्य मुख्य रूप से शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी क्षेत्र में फला फूला। चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। चेरो वंश का मुख्यालय बिहियां भोजपुर में है, जो कि छपरा। आप छपरा, भोजपुर को छपरा भी बोला जाता है और ये जो है भोजपुर में बिहियां इसका मुख्यालय था। मतलब यहाँ से शासन सत्ता पे इन क्षेत्रों में जो है चलाया जाता था शासन सत्ता। 1607 ईस्वी में चेरो और उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, जिसमें चेरों की जीत हुई। इसी वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि इसमें जो है ये चेरो राज्य है, चेरो राज्य को बढ़ाने में देवराज का भी योगदान है। इनका देवराज, चूंकि देवराज जो है ये राजा भोज जो है उनके पुत्र थे और वो जो है इन क्षेत्रों में आ गए थे और इन्होंने ही भोजपुर, राजा भोज के नाम से ही भोजपुर जो है रखा था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मेदिनी राय की आगे बात करते हैं। तो मेदिनी राय हुए और उसके बाद जो है मुगलों का प्रभाव इस वंश पर पड़ा और ये मुगलों के अधीन हो गए। तो आपको बस इतना ही याद रखना कि चेरो राज्य किन क्षेत्रों में था। आगे देखते हैं हम लोग अब मुगल काल। मुगल काल प्रारंभ करने से पहले कुछ और तथ्य आपको बताते चलें। ये तथ्य है कि शेरशाह की जो है मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके जो वंश के शासक हैं वो भी बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर जो है बिहार में जब शेरशाह के वंशजों को, जिसमें कि सिकंदर इसका नाम आता है, उसके बाद जो है क्या होता है, सिकंदर शाह सूर, उसके बाद कुछ समय के लिए बिहार में मुगल सत्ता नहीं रहती है। उस बीच जो है करानी का शासन रहता है, करानियों का। और ये करानी भी जो है अफगानी ही मूल थे। जिस प्रकार जो है शेरशाह सूरी अफगानी मूल के थे, उसी प्रकार जो है करानी। और मुख्य रूप से राजा का नाम ले तो ताज खां करानी। तो ये ताज खां करानी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर करानियों का शासन सत्ता चलता है। और इसी में ताज खां करानी के बाद सुलेमान खां करानी, उसके बाद दाऊद खां करानी, ये जो है शासन सत्ता संभालता है बिहार का। लेकिन ये ताज खां करानी, सुलेमान करानी ये सब जो है मुगलों को कुछ ना कुछ हर्जाने के रूप में देता है। लेकिन आप जब आगे देखेंगे कि क्या होता है कि दाऊद खां करानी जो है वो मुगलों को हर्जाना नहीं देता है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि शेरशाह सूरी और मुगलों का जो है प्रत्यक्ष स्थापना या प्रत्यक्ष सत्ता या प्रत्यक्ष एक प्रांत घोषित करने से पहले जो यहाँ करानियों का शासन बिहार में रहता है। और ये लोग भी शासन सत्ता जो है पटना से ही संभालते हैं, चलाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब मुगल में। तो दिल्ली में मुगल राज की स्थापना के समय बिहार में ताज खां करानी
कौन था? ताज खां करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। अकबर के समय बिहार की बात करें तो ताज खां करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसका पुत्र दाऊद खां करानी, अपितु यहाँ पे दाऊद खां करानी से पहले जो है सुलेमान करानी का नाम आता है, वो भी ध्यान में रखेंगे, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। तो दाऊद खां करानी ने विरोध किया किसका? अकबर का। तो अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं जो है आक्रमण किया और 1576 में पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। तो एक तो ये था, लेकिन आपको यहाँ पर एक और करेक्शन कर दें कि ये 1576 नहीं अपितु 1574 है। 1574 में जो है मुख्य रूप से अकबर आया था और यहाँ जो है पटना को जीता था और पटना को साथ ही साथ बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में मिलाकर एक प्रांत घोषित करता है 1580 ईस्वी में। ये डेट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मुगल शासन का एक प्रांत के रूप में बिहार का गठन कब होता है? तो 1580 ईस्वी में जो है इसका गठन होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अकबर जो है क्या करता है? 1500 मुनीम खां को बिहार का राज्यपाल नियुक्त करता है। किसको? मुनीम खां को राज्यपाल घोषित करता है बिहार का। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक भी सिद्ध होता है। यहाँ सूर्यवंश की बात नहीं हो रही है, करानी की हो रही है। आगे चलते हैं, जैसा कि वो पहले बता चुके, 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय में राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति भी बनाया गया और ये प्रांतपति 1587 से 1594 तक मानसिंह रहे थे। ये डेट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट तथ्य भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो रोहतास में जो है अपनी राजधानी बनाई थी। वहीं पर आगे बात करें तो 1577 में जो है महेश ठाकुर को मिथिला का प्रशासक अकबर ने बनाया था। यहाँ मानसिंह से पहले की बात हो रही है। तो 1577 में जो है मिथिला का प्रशासक जो है ये महेश ठाकुर को बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और महेश ठाकुर ने अपनी राजधानी जो है मधुबनी के राजनगर में जो है बनाया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि अकबर के काल का जो है सबसे अंतिम गवर्नर आसिफ खान था। यहाँ बात हो रही है अकबर के अंतिम गवर्नर का। तो अकबर के रूप में अगर जो देखेंगे तो वो गवर्नर आसिफ खां था, लेकिन अकबर के बाद जैसे जहांगीर आता है तो जहांगीर के समय फिर जो है चेंज हो जाता है सारा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जहांगीर के बाद जो है फिर, हालांकि जहांगीर के समय कम ये सत्ता रहता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट।
जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। तो पहला जो है प्रांतपति आप देखेंगे तो राजकुमार परवेज जो है, दैट मीन्स कि एक प्रांत का प्रमुख जो है बनाया जाना, ये जहांगीर के समय से प्रारंभ होता है। अब आगे देखते हैं औरंगजेब के समय क्या परिवर्तन आता है। औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अजीमाबाद जो है नाम बदलकर कब किया गया, ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो है क्या कंडीशन बनता है, इसी को जो है उत्तर मुगल काल कहा जा रहा है। तो उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियार ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। दैट मीन्स कि मुगल साम्राज्य के दो ऐसे शासक, एक फर्रुखसियार और दूसरा शाह आलम द्वितीय था, जिसका की राज्याभिषेक पटना में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई और उसके बाद मुगल सत्ता बिहार और बंगाल का जो है एक भाग के, बिहार जो है बंगाल का एक भाग के रूप में बन गया। मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 तक बंगाल उड़ीसा और का जो है बंगाल उड़ीसा और बिहार इंक्लूड, ये जो है क्या था, सूबेदार रहा। और उसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को बंगाल में मिला लिया। उसने 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बनता है। उसके बाद देखते हैं कि अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया। तो गिरिया का युद्ध कब हुआ था, 1740 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बंगाल का नवाब बना कौन, अब सरफराज। अलवर्दी खां ने सरफराज को पराजित किया, अब अलवर्दी खां बन गया और मुगलों को जो है 2 करोड़ रुपये देकर इसने पद को अस्थाई बना लिया। और 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है अब इन लोगों के हाथ में आ गया। दैट मीन्स कि बंगाल के नवाब के हाथ में आ गया। अब जो है हरजाने के रूप में मुगल सम्राट को, हरजाना नहीं कहें, एक लगान कहें, उसके रूप में मुगल सम्राट को ये लोग नहीं दे रहे थे। तो ये मुख्य तथ्य था संबंधित किससे, मुगलों से। लेकिन कुछ और तथ्य हैं जिसको कि आपको जानना जरूरी है, जो यहाँ पर नहीं है। वो तथ्य क्या है उसको भी आप लोग जान लीजिए। पहले इसको जो है इरेज कर दें। चलिए, तो तथ्य क्या है कि जैसे कुछ तथ्य आपको अकबर के काल के बारे में बताते हैं कि अकबर के काल में जो है 1787, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, मानसिंह जो है सूबेदार बनता है। उसके बाद अकबर के काल में ही पूरे के पूरे बंगाल का कुछ भाग और जो कर्नाट वंश रहता है, कर्नाट वंश रहता है, तो कर्नाट वंश और मिथिला का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों को जो है अकबर ने सिर्फ अपना हरजाना जो है लिया और उस क्षेत्र को स्वतंत्र रहने दिया। जबकि पटना और बिहार शरीफ का भाग देखेंगे, बिहार शरीफ का भाग देखेंगे तो इसको प्रत्यक्ष
रूप से जो है इसने अपने में मिला लिया। ये आप लोग इम्पोर्टेंट तथ्य ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग जो है बात करते हैं किसका, तो शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का जैसा कि आपको राजकुमार परवेज को बताया, लेकिन राजकुमार परवेज से पहले जो है आप परवेज के बाद देखेंगे 1651 ईस्वी में जफर खां को राज्यपाल नियुक्त किया था। कुछ समय के लिए इसको भी नियुक्त किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे जब देखते हैं कि औरंगजेब, तो औरंगजेब से भी समय क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें कि औरंगजेब के समय दाऊद खां ने गया जिले के दाऊद नगर की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय दाऊद खां ने गया के निकट जो है दाऊद नगर शहर जो है बसाया। ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि पटना में जो है औरंगजेब ने, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि औरंगजेब ने 702 ईस्वी में अपने पोते अजीम को जो है अजीमुनशान नाम से, अजीम को किस नाम से, अजीमुनशान शहंशाह नाम सुने होंगे, तो वही अजीमुनशान के नाम से जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। और उसने 1704 में पटना का पुनर्निर्माण किया। अजीमुनशान ने 1704 में, जस्ट मिनट इसको इरेज कर दें, कब करता है, 1704 में पटना का पुनर्निर्माण करता है अजीमुनशान, और इसका नाम जो है अजीमाबाद रखता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसने जो है पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति नियुक्त करता है, लेकिन ये 1704 में सौंदर्यीकरण कर पटना का नाम अजीमाबाद, तो पटना का नाम अजीमाबाद कब पड़ता है, 1704 में पड़ता है। जबकि पटना का जो है पटना नाम कब पड़ता है, 1541 में। ये जो है कल के वीडियो में हम बता चुके हैं, शेरशाह सूरी ने इसका नाम जो है रखा था पटना 1541 में। तो ये आप देखेंगे कि मुगल सत्ता का जो है ये केंद्र इस तरह रहा बिहार। अब देखते हैं मुगल के बाद जो है कुछ सिख धर्म के बारे में, जो कि यहाँ पर इन्होंने शासन किया। और उसके बाद मुगल के बाद देखेंगे ऐतिहासिक राजनीतिक परिदृश्य में, तो आपको दिखेगा कि फिर जो है यहाँ पर पुर्तगाली आए सबसे पहले, उसके बाद पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम लोग करेंगे। तो अभी जो है हम लोग सिख धर्म के बारे में जान लें। सिख धर्म बिहार में जो है सबसे पहले सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जो है बिहार आए थे। ये आप लोग इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। कौन आए थे, जो है गुरु नानक। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। 10 गुरुओं में जो है गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन तीनों का संबंध बिहार से रहा है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि गुरु नानक देव जो आए थे ये 1509 ईस्वी में आए थे। और गाय घाट के पास जो है ये भगत जैतमल के घर रुके थे। भगत जैतमल
के घर जो है ये रुके थे। और गुरु तेग बहादुर जो है बाद में आते हैं, कब? 1616 ईस्वी में आते हैं। गुरु तेग बहादुर कब आते हैं? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में जो है अपने परिवार के साथ आते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह जो आते हैं ये पटना साहिब के आसपास आते हैं। कहाँ? पटना साहिब के आसपास। और यहाँ पर ये भी आपको इम्पोर्टेंट तथ्य बताते चलें कि गुरु नानक ने बिहार के गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में जो है भ्रमण किए थे और ये प्रथम सिख गुरु भी थे। सिख के धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपने पत्नी गुर्जरी देवी को छोड़ गए जो मां बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख गुरु के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 6 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, ये आप लोग अभी ही याद कर लेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं और इसका जो है निर्माण महाराजा रंजीत सिंह द्वारा कराया गया था। इसे पटना साहिब के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ पर एक दो और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें धर्म से संबंधित, हालांकि इसका एक नया चैप्टर भी है, लेकिन कुछ तथ्य जो है आप लोग जान लें। जैसे आप सिख धर्म के बारे में जाने, उसी तरह सूफीवाद जो है यहाँ पर फला फूला और पनपा। तो सूफीवाद के बारे में भी जान लें, खासकर याहजा मनेरी के बारे में। तो मखदूम सरफुद्दीन अहमद याहजा मनेरी इनका पूरा नाम है और इनका जन्म जो है पटना के मनेर गांव में हुआ था 1264 ईस्वी में। हालांकि ईस्वी याद नहीं रखना है, लेकिन याहजा मनेरी का जन्म पटना के मनेर में हुआ था और इनका जो कब्र है ये बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ में है, ये पूछा गया है। तो ये जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये भी यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो है फारसी और अरबी आदि के जो है ज्ञाता थे और इन्हें फिरदौस की उपाधि जो है दी गई थी। इन्हें क्या चीज़ की उपाधि दी गई थी? फिरदौस की या फिरदौसी की। और ये फिरदौसी संप्रदाय से भी थे, तो फिरदौस की जो उपाधि दी थी किसने दी थी? तो नजीबुद्दीन फिरदौसी ने इनको ये उपाधि दी थी। और अभी जो है इसमें नालंदा के बिहार शरीफ में इसका दरगाह है, कब्र है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य था जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर आपको बता दें कि जो आप विष्णु पद मंदिर देखते हैं, विष्णु पद मंदिर ये कहाँ है? गया में है। तो इसको जो है 1783 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपको मध्यकालीन बिहार का इतिहास और ये इतिहास समाप्त होता है। इससे संबंधित जो है जो मुख्य पूछा गया है प्रीवियस ईयर में प्रश्न, उसको जो है हम लोग करेंगे अगले दिन। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।